अपारेंट वेट इन अ लिफ्ट, किसी लिफ्ट में बच्चों आभासी भार। ये लीजिए साहब, ये आपके पास में है एक लिफ्ट, दिस इज़ अ लिफ्ट बच्चों। इसमें हमने ये कोई वेइंग मशीन ली है बच्चों, दिस इज़ अ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन समझते हैं, जो वेट को कैलकुलेट करने में काम आती है। और इसके ऊपर बच्चों मैंने कोई मास m रख दिया, आई हैव केप्ट अ मास m। और ये जो लिफ्ट है बच्चों, सपोज कीजिए कि ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, दिस इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए। आपको बच्चों इस वेइंग मशीन की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। वेइंग मशीन की रीडिंग कैलकुलेट करनी मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो वेइंग मशीन है वो उस मास का कितना वेट कैलकुलेट करेगी। आपको ये बताना बच्चों कि ये वेइंग मशीन इस मास का कितना वेट कैलकुलेट करेगी, दिस हैज़ टू बी फाइंड आउट। तो पहले हम समझे बच्चों कि ये रीडिंग क्या बताएगी। देखिए रीडिंग क्या बताएगी, हम लोग वेइंग मशीन के बारे में जानते हैं, हम लोग उसके ऊपर खड़े होते हैं, हमारा वेट हमको कैलकुलेट होता है बेसिकली। तो वो वेट से मतलब होता क्या बच्चों, बेसिकली वेट का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितने फोर्स से नीचे खींच रही है। आपको एक बात पता है बच्चों की जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है mg। आप लोगों ने ढेरों बार इसके ऊपर काम किया है, काफ़ी सारे सम्स आपने इस पर करे होंगे बच्चों। तो ये जो है वेट होता है mg। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितने फोर्स से नीचे खींच रही है। अब यूं देखिए, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे रख दिया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को बच्चों इस सरफेस पे रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट इस पर कितना फोर्स लगा रही है उसे आप बोल सकते हैं वेट। इस ऑब्जेक्ट को अर्थ या ये जो सरफेस है बच्चों, ये कितना फोर्स लगा रही है उसे हम बोलते हैं वेट। अब वेट को दूसरी भाषा में हम यूं भी तो बोल सकते हैं कि नेचुरल सी बात है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट ने इस सरफेस पर जितना फोर्स लगाना है, इस सरफेस ने ऑब्जेक्ट पर भी उतना ही फोर्स लगाना है। भाई देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट। इस ऑब्जेक्ट ने इस सरफेस पर जितना फोर्स लगाना है, ये सरफेस भी ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगी। सो वेट यू कैन डिफाइन इन वेरियस वेज। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ ने कितने फोर्स से खींचा उसे आप वेट बोल दीजिए, या इस ऑब्जेक्ट ने सरफेस पे कितना फोर्स लगाया उसे आप वेट बोल दीजिए, या इस सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया उसे आप वेट बोल दीजिए। बिकॉज देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट ने सरफेस पे जितना फोर्स लगाना है, इस सरफेस ने भी ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाना है। तो चलिए साहब, हम एक काम करते हैं बच्चों, इसका एफबीडी बनाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों मैं अगर बनाऊं तो देखिए इस पे कौन कौन से फोर्स रहेंगे। नीचे इस पे mg रहेगा और ऊपर बच्चों इस पे n रहेगा। नाउ यू कैन सी ये मास जो है बच्चों, ये दो फोर्सेस के अंडर है। mg इस पर नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर लग रहा है। भाई mg इस पर लगेगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, क्योंकि जिस सरफेस पे रख दिया बच्चों उस सरफेस ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाना है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर एक बात देखिए बच्चों, जब मैं इसको ग्राउंड पे खड़े होकर देखता हूँ, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को बच्चों या इस पूरे सिस्टम को ग्राउंड पे खड़े होकर देखूंगा तो मुझे ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। सोचने वाली बात है बच्चों, मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूँ, देन आई विल फाइंड ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब ये मास भी ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा और नीचे वाला फोर्स कम। तो n माइनस एम जी बराबर क्या बच्चों, m इंटू ए। आई रिपीट, mg इस पे नीचे लगा, n इस पे ऊपर लगा, तो n माइनस एम जी बराबर कितना बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा ये। और इस बेसिस पर बच्चों n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, mg प्लस ma। मतलब ये जो सरफेस थी बच्चों, जो वेइंग मशीन की जो सरफेस थी, इस सरफेस ने इस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करा, इस सरफेस ने बच्चों इस पर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करा, mg प्लस ma। इन दोनों में से हमने m कॉमन निकाल दिया बच्चों, तो g प्लस a आएगा। m इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, g प्लस है। मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ बच्चों। देखिए इस ऑब्जेक्ट को देखूँ मैं तो इस ऑब्जेक्ट को दो फोर्सेस इस पर लग रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, तो n माइनस एम जी बराबर m इंटू a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है बच्चों तो ये बॉडी भी ऊपर जा रही है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा और नीचे वाला फोर्स कम। तो साहब n माइनस एम जी बराबर m इंटू a, जिस बेसिस पर n की वैल्यू ये आ गई। अब ये तो आपके पास में नॉर्मल रिएक्शन आ गया। और जो मतलब कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि इस सरफेस ने, ये जो सरफेस थी बच्चों, इस सरफेस ने इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करा, इतना। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया बच्चों कि ये सरफेस इस पर जितना फोर्स लगाएगी उसी को हम बोलेंगे वेट। तो ये आ गया भैया उसका वेट। ये क्या आ गया बच्चों, उसका वेट। भाई इस सरफेस ने इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करा, इतना। और वो जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करा बच्चों उसी को हम बोलेंगे वेट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने इस पर जितना फोर्स लगाना है उसे आप वेट बोलते हो, या इस सरफेस ने इस पे जो फोर्स लगाना है उसे आप वेट बोलते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ जो वेट आया बच्चों वो क्या आया, mg प्लस है। इसे हम लोग अपैरेंट वेट, आभासी भार भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में आप जानते हैं बच्चों जो वेट होता है वो होता है mg। तो यहाँ जो अपैरेंट वेट आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, m इंटू जी प्लस ए।
तो ये आ गया। अच्छा, ये जो आपके पास में रीडिंग आएगी ऑफ कोर्स बच्चों ये न्यूटन में आएगी, क्योंकि ये फोर्स है, तो फोर्स जो है बच्चों वो न्यूटन में आएगा। m इंटू जी प्लस ए आप करेंगे वो न्यूटन में आएगा। पर जनरली जब आप देखते हैं बच्चों, जब वेइंग मशीन पे आप खड़े होते हैं तो आपको वहाँ पर वेट न्यूटन में नहीं मिलता, आपको वहाँ पे केजी में मिलता है, केजी में मिला करता है। ये आप संभवतः जानते होंगे बच्चों, जैसे हम खड़े हो गए तो हमने देखा अच्छा 60 केजी, अच्छा 48 केजी, उससे आपको मालूम पड़ता है, तो वो केजी में आता है बच्चों। तो एक्चुअली ये जो वेट आएगा दिस वुड बी न्यूटन। अगर आपको इसको बच्चों किलोग्राम में निकालना हो तो आप सिंपल सा ये काम करेंगे, जैसे वेट जो होता है बच्चों उससे आप mg से कंपेयर करें। अगर ये जो वेट आया उसे आप mg से कंपेयर करें तो जो नई रीडिंग आएगी, सपोज कीजिए बच्चों ये जो है ये कौन सा वेट है, दिस इज अपेरेंट वेट। और लेट अस सपोज कि ये जो अपेरेंट वेट है बच्चों, ये जो आभासी भार है, मैं मान लेता हूँ वो m डैश इंटू जी है। भाई m डैश इंटू जी है। आप लोग एक बात जानते होंगे, वैसे आप लोगों ने पढ़ा बच्चों कि जो मास होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। ये आप लोग जूनियर क्लास में ग्रेविटेशन में भी देख चुके हैं कि सब मास चेंज होता है लेकिन वेट चेंज नहीं होता। लेकिन बच्चों ये जो है, हम यहाँ पर जो मास है उसे भी हम अपेरेंट मास कह रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे केस में आप जब लिफ्ट पे खड़े हो जाएंगे, लिफ्ट में आप खड़े हैं, वेइंग मशीन पे आप खड़े हैं, तो वो आपको वेट नहीं बता रहा, वो आपको मास बता रहा है, वो मास की टर्म्स में बताया करता है। तो मैंने मान लिया अपेरेंट वेट के कॉरस्पॉन्डिंग मास है m डैश। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों तो m डैश इंटू जी बराबर क्या आएगा बच्चों, m इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू कितना बच्चों, इस बेसिस पर m डैश की वैल्यू m इंटू जी प्लस ए अपॉन कितना आएगा बच्चों, m। सो दिस वुड बी द अपेरेंट मास। ये आपके पास में अपेरेंट मास आएगा और ये अपेरेंट वेट आएगा, ये अपेरेंट वेट आएगा और ये अपेरेंट मास आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। एक 60 केजी का मैन एक लिफ्ट में खड़ा है। A man of mass 60 kg is standing on a lift on a weighing machine and that lift is moving upward with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो लिफ्ट बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। आपको बताना बच्चों वेइंग मशीन की रीडिंग, कैलकुलेट रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अ मैन ऑफ 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। तो अब देखिए, अगर आप वेट निकालेंगे बच्चों, चूंकि वो ऊपर जा रहा है इसलिए जो आएगा बच्चों ये आएगा m इंटू जी प्लस ए, और m की वैल्यू इतनी है, g की वैल्यू 9.8 होती है, जिसको हम लगभग हिसाब से बच्चों 10 लिख लेते हैं। तो ये 10 प्लस 2 यानी ये कुल मिलाकर कितना जाएगा बच्चों, दिस इज 720 न्यूटन। सो इफ यू फाइंड दिस रीडिंग इन न्यूटन, अगर आप न्यूटन में निकालते हो बच्चों तो वो 720 न्यूटन आएगी। अगर बच्चों वो आप न्यूटन में निकालते हो तो वो 720 न्यूटन आएगी। लेकिन यदि बच्चों आप उसको केजी में निकालना चाहो, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट इन केजी, तो आप क्या करेंगे, ये जो रीडिंग आई है बच्चों, ये जो के आई है, इस रीडिंग को आप mg से कंपेयर करेंगे। इस रीडिंग को आप किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, m इंटू जी। अब अपेरेंट वेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मास होगा बच्चों, अपेरेंट वेट के जो कॉरस्पॉन्डिंग मास होगा वो कितना आएगा बच्चों, दिस इज 720। अब भाई वेट तो आपके पास में इतना आ गया और इसको m डैश इंटू जी करा, तो इस बेसिस पर बच्चों m डैश की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 72 kg। मतलब जब मैं उस वेइंग मशीन पे जाके खड़ा हो गया तो वो मुझको रीडिंग जो बताएगा बच्चों वो 72 kg बताएगा, वो न्यूटन में नहीं बताता है। आपको भी पता बच्चों, हम लोग अगर मान लीजिए बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो kg में लिखा करते हैं, हम बोला उसको वेट करते हैं, हम उसको बोलते भार है, पर वो केजी में होता है। फिर अकॉर्डिंगली आप जी से मल्टीप्लाई करके आप उसका, इवन आप लोग जब बाजार से पैकेट कुछ खरीद के लेके आते हैं तो उस पर लिखा होता है, जैसे आपने मान लीजिए नमक की कोई थैली ली साल्ट की, तो उसके ऊपर लिखा होता है 1 kg वेट, और ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी होती है व्हेन पैक्ड, देखा होगा आप लोगों ने, व्हेन पैक्ड ब्रैकेट में लिखा होता है बच्चों। उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जहां पर उसको पैक किया गया था वहां का जी लिखा गया था। अब आपको पता है अलग अलग प्लेसेस पर बच्चों स्मॉल जी जो होता है वो डिफरेंट होता है। यू मस्ट बी नोइंग, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, पहले आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई हर्ज नहीं बच्चों, आगे चल के हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। तो एक्चुअली जैसे मैं अभी मान लीजिए अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूं तो मेरा वेट 60 kg आ रहा है, लेकिन अगर मैं लिफ्ट में खड़ा जाऊं, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो फिर वो 60 नहीं बताएगी मुझको, वो कितना बताएगी बच्चों, 72 kg। ये एक्चुअली ये मास नहीं है बच्चों, ये अपेरेंट मास है। तो वहां तो मुझे अपेरेंट मास मालूम पड़ेगा। अगर लिफ्ट रेस्ट में होती, लिफ्ट स्टेशनरी होती, तो मेरे पास में बच्चों जो है 72, वो 72 और 60 है, वो 60 का 60 ही आता। पर चूंकि ऐसा नहीं था इसलिए कुछ ऐसी सिचुएशन रही।
तो बच्चों ये जो वेट आ रहा है ये अपैरेंट वेट कहला रहा है, और इस समय जो रीडिंग आ रही है बच्चों वो मास की अगर रीडिंग निकाल देंगे तो वो ये आएगी, वेट की रीडिंग निकालेंगे बच्चों तो वो ये आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। अभी ये जो लिफ्ट है बच्चों ये ऊपर जा रही थी, ये कॉपी कर लीजिएगा सब कुछ बच्चों। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल बच्चों इन विच लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अभी लिफ्ट बच्चों डाउनवर्ड जा रही है ए एक्सेलरेशन से, आपको फिर वही घिसी पिटी सी बात बच्चों इसकी रीडिंग बतानी है। आप चाहें तो वीडियो को बच्चों क्षणिक देर के लिए पॉज करके इस बार स्वयं करिए, यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। तो अब इस केस में क्या होगा बच्चों, नाउ यू कैन सी, अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ। ये जो ब्लॉक रखा हुआ है बच्चों, ये जो बॉडी है जिसका मास m है, मैं उसका एफबीडी बनाता हूँ। अब जब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा बच्चों देन यू विल सी दिस इज अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। एक फोर्स नीचे लगा बच्चों mg, ग्रेविटी ने तो नीचे ही लगना है, बॉडी ऊपर जाए नीचे जाए आजू बाजू जहाँ जाए नहीं जाए, mg तो भैया नीचे ही लगना है। तो mg नीचे लगा, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लग गया। अब क्या होगा बच्चों, दिस लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ये लिफ्ट नीचे जा रही है। और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है बच्चों मतलब इसका ये है कि हम अगर ज़मीन पर खड़े होकर देखेंगे तो ये ब्लॉक भी नीचे जा रहा है। आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम द, आई एम लुकिंग इट फ्रॉम ग्राउंड, मैं इसे ग्राउंड से देख रहा हूँ। तो व्हाट आई विल सी कि ये मास जो है बच्चों वो नीचे जा रहा है नीचे। अब अगर ये मास नीचे जा रहा है बच्चों, क्यों, क्योंकि मैंने खड़े होकर देखा तो लिफ्ट भैया नीचे आ रही थी, मतलब मास भी नीचे आता, मतलब नीचे वाला फोर्स इस बार ज़्यादा होगा और ऊपर वाला फोर्स इस बार बच्चों कम होगा। बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन का फोर्स डोमिनेट करेगा, नेचुरल सी बात है बच्चों। चूंकि ये बॉडी नीचे आ रही है इसलिए नीचे वाला फोर्स ज़्यादा, ऊपर वाला फोर्स कम। mg माइनस m इक्वल्स टू ma आ जाएगा। माइनस एन को उधर ले जाएंगे बच्चों तो ये माइनस हो गया भाई। देखिए माइनस एन को उधर ले गया प्लस हो गया, एम ए को उधर ले आया माइनस हो गया, तो एम जी माइनस एम इंटू ए हो जाएगा। आई रिपीट बच्चों, माइनस एन उधर चला गया प्लस हो गया, एम ए इधर आ गया बच्चों माइनस हो गया, तो एम जी माइनस एम ए कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। सो ये आपके पास में आएगा। इस बार इसको प्लस इसको माइनस क्यों करा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इस बार सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड फोर्स इज डोमिनेटिंग ओवर द अपवर्ड फोर्स। सो इस बार जो अपैरेंट वेट आएगा बच्चों वो एम जी माइनस ए आएगा। और अगर मैं इसे अपैरेंट वेट को अपैरेंट मास के कंपेरिजन में लाना चाहूँ बच्चों तो ये हमारे पास में ये आएगा। तो उस बेसिस पर बच्चों आपके पास में जो अपैरेंट मास आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये अपैरेंट रीडिंग आ रही है बच्चों। एक्चुअली अगर वेट की टर्म्स में न्यूटन में निकालना चाहें तो आप ऐसा निकालेंगे, केजी में निकालना चाहें तो ऐसा निकालेंगे, जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने कराया बच्चों बिल्कुल वैसे ही। तो हम कुल मिलाकर एक बात देखें बच्चों कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही थी पिछली बार, अगर लिफ्ट पिछली बार ऊपर जा रही तो रीडिंग क्या आई थी बच्चों, तो जो अपैरेंट वेट आया वो आया एम जी प्लस ए, मतलब जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा। ये कब, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो आप देखिए जो अपैरेंट वेट है बच्चों वह एक्चुअल वेट से ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअल वेट होता है बच्चों m इंटू जी, एक्चुअल वेट होता है बच्चों m इंटू जी। लेकिन इस केस में जो अपैरेंट वेट है बच्चों वो ज़्यादा आ रहा है, एम जी प्लस ए, समथिंग इज गोइंग टू बी एडेड। सो बच्चों ये वेट ज़्यादा आएगा। बट इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज टेकन डाउनवर्ड तो बच्चों उस केस में क्या होगा, अपैरेंट वेट कम होगा और एक्चुअल वेट ज़्यादा होगा। अपैरेंट वेट कम होगा और एक्चुअल वेट ज़्यादा होगा। ये देखिए तो ये क्या होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम जी माइनस ए और यहाँ पर कितना बच्चों एम इंटू जी, ये एम जी माइनस ए और यहाँ पर एम जी। सो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर हम किसी लिफ्ट में खड़े हो जाएं और वो लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है या किसी भी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उसका वेट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा या अपेयर होगा बच्चों। और अगर वही बॉडी नीचे जा रही है, वो लिफ्ट नीचे जा रही है बच्चों, तो उस केस में उसका जो वेट है बच्चों वो कम होता हुआ दिखाई देगा। ऊपर जाएगी तो बढ़ता हुआ, नीचे आएगी बच्चों तो कम होता हुआ। तो ये एक छोटी सी बात है बच्चों। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पर। और एक लिफ्ट है बच्चों जो कुछ एक्सीलरेशन से ऊपर जाती है, ध्यान दीजिएगा, एक लिफ्ट है जो कुछ एक्सीलरेशन से ऊपर जाती है और अगली बार उतने ही एक्सीलरेशन से नीचे आती है। एक लिफ्ट बच्चों कुछ एक्सीलरेशन से ऊपर जाती है फिर उतने ही एक्सीलरेशन से नीचे आती है। आपको बोला है कि दोनों केस में जो अपैरेंट वेट आते हैं उनका रेशो है 3:2। दोनों के अपैरेंट वेट का रेशो कितना बच्चों, 3:2। आपको उस लिफ्ट का एक्सीलरेशन बताना है। ये गिवन है बच्चों कि दोनों केस में जब वो ऊपर गई तब भी उतने एक्सीलरेशन से गई और नीचे आई तब भी उतने एक्सीलरेशन से नीचे आई। आपको दोनों केस में बच्चों अपैरेंट वेट की रीडिंग का रेशो दे रखा है। आपसे पूछा है बच्चों क्या, उसका एक्सीलरेशन। वीडियो को पॉज करके बच्चों स्वयं कीजिए,
देखिए जब वो ऊपर जाएगी तो वेट जो आएगा बच्चों, ऊपर जाएगी तो वेट क्या आएगा, m इंटू जी प्लस ए। ये देखा आपने, अब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, और जब वो नीचे आएगी तो उससे कम, एम जी माइनस ए। और इन दोनों का रेशो बच्चों 3:2 है। ये लीजिए, अभी एम से एम क्या हो गया बच्चों, कैंसल। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2g प्लस 2a इज इक्वल टू बच्चों 3g माइनस 3a। भाई 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये 2g प्लस 2a, और इधर कुछ तो इतना बच्चों 3g माइनस 3a। अब बच्चों यहाँ पर से यदि हम देखें तो इस माइनस 3 को इधर ले आए तो बच्चों ये 5a, और इज इक्वल टू कितना बच्चों 3g माइनस 2g इज इक्वल टू g। सो a इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, a इक्वल टू आएगा 1/5g। बड़ा सिंपल सा था बच्चों, आपने दोनों का रेशो लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। a की वैल्यू 1/5g, यानी कि a की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, तो ये आपने कर भी लिया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ एक काम की बात बच्चों मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए इस केस में जो अपेरेंट वेट आ रहा है बच्चों वो m इंटू जी माइनस ए आ रहा है, m इंटू जी माइनस ए आ रहा है बच्चों। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और a जो है बच्चों जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है। अब यहाँ इमेजिन कीजिए बच्चों कि अगर a की वैल्यू स्मॉल g के बराबर आ जाए, अगर a की वैल्यू स्मॉल g के बराबर आ जाए, मतलब वो जो लिफ्ट नीचे गिर रही है बच्चों, अगर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे गिरे, इफ़ ये वेट जो आया बच्चों वो ये आया m इंटू जी माइनस ए। अब अगर a की वैल्यू बच्चों g के बराबर हो जाए, अगर a की वैल्यू g के बराबर हो जाए, मतलब यदि ये जो लिफ्ट है बच्चों ये g एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है, मतलब इसे हम बोल सकते हैं कि लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, इट इज फॉलिंग बच्चों, एक सेकेंड, कैसे गिर रही है, फॉलिंग फ्रीली। अगर कोई भी बॉडी बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डिसेंड्स डाउन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो कहलाता है बच्चों फ्रीली फॉलिंग, वो फ्रीली फॉलिंग कहलाता है। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में जो रीडिंग आएगी वो आएगी m इंटू जी माइनस जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, ये वेट जो आया m इंटू जी माइनस ए है, और a की वैल्यू स्मॉल g है आपने रखा, तो यहाँ जो आपको अपेरेंट वेट मिलेगा बच्चों, आभासी भार मिलेगा, वो आभासी भार आपको इस केस में कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर कोई भी बॉडी फ्रीली फॉलिंग हो रही है, फ्रीली मतलब देखिए एक्चुअली में क्या होता है, आपने लिफ्ट को a एक्सेलरेशन से नीचे गिराया, पर प्रायोगिक रूप से इस लिफ्ट के ऊपर एक रस्सी, एक चैन बंदी होती है, एक रस्सी बंदी होती है, चैन बंदी होती है। अब अगर उस रस्सी को मैं काट दूँ, उस रस्सी को मैं काट दूं, अभी मैं देखिए जब तक ये मेरे, अब ये नीचे आ रही कुछ एक्सेलरेशन से, लेकिन मैंने इसकी रोप को अगर काट दिया तो फिर ये फ्री हो गई, फिर ये फटाफट नीचे गिरेगी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिरेगी, और उस केस में इसका वेट कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ना केवल लिफ्ट की बात बच्चों, कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो, उसका एक्सेलरेशन, उसका जो वेट होता है, उसका जो भार होता है बच्चों, वो सदा अवश्यम भावी रूप से 0, 0, 0 ही होता है। कंठस्थ रखना आपको, लिफ्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, एनी फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है बच्चों, अगर मैं इसके नीचे कोई वेइंग मशीन लगा दूं, इसके नीचे मैं कोई वेइंग मशीन लगा दूं बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, मैं देखूंगा कि वेइंग मशीन विल शो नो रीडिंग, 0 रीडिंग बताएगी। वो बताएगी कि जो मेरे ऊपर जो रखा उसका कोई वेट है ही नहीं। एक्चुअली इसको हम फिजिक्स में समझे बच्चों, क्या हुआ इस केस में, भाई वेट 0 आया, मतलब वेट क्या है बच्चों, आपने ये देखा कि इस सरफेस ने इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया वो 0 आया, है ना। इस सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया वो 0 आया। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि इस सरफेस ने इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया वो 0 है, और फिजिक्स में नॉर्मल रिएक्शन 0 है। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों कि ये जो दोनों बॉडीज हैं ये सिर्फ दिखने के लिए कांटेक्ट में रखी हैं, सिर्फ दिखने के लिए कांटेक्ट में रखी हैं, अदरवाइज इनके बीच में कोई प्यार, कोई फोर्स नहीं है। बस सीधी सीधी बात है भैया कि दुनिया को दिखाने के लिए वो एक घर में रह रहे हैं, अदरवाइज अब तलाक की नौबत आ चुकी है। अब उनमें आपस में जो प्यार था, जो आकर्षण था, वो ख़त्म हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। अब उनके बीच में कोई म्यूचुअल दोस्ती नहीं रह गई है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वेट 0 आया, और वेट जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। और फिजिक्स में दो बॉडीज बच्चों कांटेक्ट में तब कहलाती है व्हेन दे अप्लाई सम फोर्स ऑन ईच अदर। अगर वो दोनों एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगा रही है, देन दे आर सेड टू बी इन कॉन्टैक्ट। इफ देर इज नो फोर्स बिटवीन दैम, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस केस में रीडिंग कितनी, 0, इनमें आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है।
दिखने के लिए आपको फिजिकली दिख रहा है कि हाँ फिजिकली ये संपर्क में है, लेकिन बच्चों फिजिक्स की लैंग्वेज में इनमें कोई कांटेक्ट नहीं है। इन फिजिक्स टू बॉडीज आर सेड टू बी इन कांटेक्ट व्हेन दे अप्लाई सम फोर्स ऑन ईच अदर, फिर भले वो एक दूसरे से चिपके हुए ना भी हों। जैसे ग्रेविटेशन में बच्चों मैं आपको बताऊं, ये दो बॉडीज एक दूसरे से दूर दूर रखी है, m1 मास है, ये m2 मास है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। आप लोगों को पता है बच्चों, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पास पास में नहीं रखे, फिर भी आंखों में बल लग जाता है बच्चों, भले वो कांटेक्ट में नहीं है। तो फिजिक्स में जरूरी नहीं होता कि दो बॉडीज को आप चिपका के रखें तभी वो फोर्स लगाएंगे। फिजिक्स में टू बॉडीज आर सेड टू बी इन कांटेक्ट व्हेन दे अप्लाई सम फोर्स ऑन ईच अदर। और अगर वो भले ही कांटेक्ट में रखी है, चिपकी रखी है, लेकिन अगर उनके बीच में कोई फोर्स नहीं है ना बच्चों, तो फिर हम बोलेंगे उनमें कोई संपर्क नहीं है, कोई फिजिक्स बोलेगा उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि इस केस में खाली दिखने के लिए वो साथ में रह गए, अदरवाइज तो भैया उनमें कोई प्यार व्यार खत्म। अब एक केस देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं एक केस बताता हूँ आपको। अगर इस a की वैल्यू फर्ज कीजिए g से ज़्यादा हो जाए, बच्चों g की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। g की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू बच्चों अगर मैं 10 से भी ज़्यादा ले लूँ, समवट 11 ले लूँ, 12 ले लूँ, भाई 9.8 होती है। अगर मैं g से भी ज़्यादा ले लूँ a की वैल्यू, सपोज कीजिए 11 या 12, तो एक बात तो आप समझ सकते हैं इस केस में जो g माइनस a होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा। अरे g छोटा है a बड़ा है, छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी को माइनस करोगे बाबा तो नेगेटिव आएगा बाबा, आएगा। क्यों भाई? ये छोटा है ये बड़ा है, और छोटी भी सी बड़ी को घटाने पर नेगेटिव आता है। तो बच्चों ये नेगेटिव आएगा। और इस केस में जो नेगेटिव आ गया मतलब क्या हो गया बच्चों कि वेट जो है इस केस में नेगेटिव आ गया, इस केस में निगेटिव वेट आ गया बच्चों। और निगेटिव वेट ऋणात्मक भार का तात्पर्य, उसका अर्थ क्या होता है, जरा इस बारे में हम लोग बच्चों विचार करें। आई रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर ये छोटा ये बड़ा, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे बच्चों तो नेगेटिव वेट आ रहा है। नेगेटिव वेट आ रहा है, इसका मतलब ये है बच्चों कि अब ये जो मास इसके ऊपर रखा था ये इससे अलग हो गया है, इट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम इट। अब खाली अब पिछली बार तो क्या था, इस बार रीडिंग कितनी आई थी? 0 आई थी, तो दिख रहा था कि अच्छा ये कांटेक्ट में है, आपको संपर्क में दिख रहे थे कम से कम कि हाँ वो साथ में रखें, उनमें फोर्स कुछ नहीं था। भाई तलाक की नौबत आ चुकी है। मैं यूँ कहूँ कि तलाक की अर्जी जो है भैया उसकी जो फाइल है वो कोर्ट में जा चुकी है, बस खाली दिखने के संपर्क में। अब तो दोनों सेपरेट हो गए भैया, दोनों का सेपरेशन हो गया। फिजिक्स में नॉर्मल रिएक्शन 0 मतलब उनका संपर्क खत्म, और नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव मतलब फिर तो वो दूर हो जाएंगे एक दूसरे से बच्चों। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो रीडिंग है बच्चों वो नेगेटिव आएगी, मतलब ये जो मास है वो इससे छिटक कर ऊपर हो जाएगा। अब वो मास ऐसा नहीं रहेगा बच्चों, अब वो इससे अलग हो जाएगा। ये रही आपकी वेइंग मशीन, सॉरी लिफ्ट, ये वेइंग मशीन। अब बच्चों ये जो ब्लॉक है ये एयर में आ जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। अब वो एयर में आ जाएगा बच्चों, तो अब उस पर वेइंग मशीन का जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया। पिछली बार वेइंग मशीन के सहारे वो ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ था, भाई दिस इज वेइंग मशीन, ये ब्लॉक। अभी क्या हो रहा था बच्चों, दोनों साथ साथ नीचे आ रहे थे, लेकिन अब ये ऐसा अलग हो जाएगा। और जब ये अलग हो जाएगा तो फिर ये इसकी बात क्यों सुने भाई, जब तलाक ही हो गया तो फिर एक दूसरे की बात क्यों सुने। जब तक प्यार था तब तक एक दूसरे की बातें सुनी जा रही थी, लेकिन अब तो बच्चों डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स हो जाने के बाद में तो बच्चों दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो नाउ दे वांट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन विथ ईच अदर। अगर ये वेइंग मशीन बोले भी कि साहब मेरे साथ में रहो, तो क्यों रहे भाई, अब तो जा रही हूँ मैं, तो भैया यहाँ पर भी वही होगा कि ये ब्लॉक जो है इससे अलग हट जाएगा, उठ जाएगा। और जब ये इससे उठ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ये एयर में आ जाएगा। और किसी भी बॉडी को अगर आप ऐसे हवा में छोड़ दें तो वो जी एक्सीलरेशन से नीचे गिरती है, आपको पता है वो जी एक्सीलरेशन से नीचे गिरती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, इस केस में लिफ्ट जो है बच्चों वो ए एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगी, और ये जो है बच्चों ब्लॉक वो जी एक्सीलरेशन से नीचे गिरेगा। भाई लिफ्ट तो ए एक्सीलरेशन से गिर रही है जिसमें ए की वैल्यू जी से ज़्यादा है, और जो लिफ्ट है उसका एक्सीलरेशन ए है। तो इसमें कुल मिलाकर क्या होगा बच्चों, जब मैं यहाँ से खड़े होकर देखूंगा तो लिफ्ट मुझे नीचे गिरती हुई दिखाई देगी, ब्लॉक भी मुझे नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है। मतलब लिफ्ट तेज़ी से नीचे गिरेगी और ब्लॉक धीमे धीमे गिरेंगे, दोनों नीचे, दोनों एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हैं। पर बच्चों अब बॉडी एयर में आ चुकी है, जब तक वो उसके कांटेक्ट में थी तब तक वो उसके साथ साथ चल रही थी, लेकिन जब वो एयर में आ गई बच्चों तो एयर में आई हुई बॉडी तो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है, इट फॉल्स डाउन विथ एक्सेलरेशन जी
जानते हैं बच्चों आप, तो वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी और जो लिफ्ट है बच्चों वो ए एक्सेलरेशन से गिरेगी। तो गिर दोनों नीचे रहे, पर ये चूंकि ज़्यादा है ये कम है, ये समवट 12 है ये 10 है, तो लिफ्ट वुड बी फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन 12 while body would be falling down with acceleration 10. So ultimately what I will find that ये लिफ्ट तेजी से नीचे गिरेगी और ब्लॉक थोड़ा धीरे धीरे नीचे गिरेगा। मतलब कुल मिलाकर ये हो जाएगा साहब कि अगर मैं लिफ्ट में खड़े होकर देखूं तो मुझे ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। खोपड़ी लगाने की बात है बच्चों कि ये तेजी से गिर रही है और ये धीरे धीरे गिर रही है, गिर दोनों नीचे रह, जमीन पर खड़े होकर देखूंगा तो दोनों नीचे गिरेंगे। लेकिन क्या हुआ बच्चों, शुरुआत में ऐसा थे, अब ये दोनों नीचे गिर रहा है, लेकिन ये तेजी से नीचे गिर रहा है और ये धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर क्या होगा बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लिफ्ट ये ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और इसकी जगह अगर कोई इंसान होगा बच्चों तो वो धीरे धीरे हवा में उड़ने लगेगा, ऊपर जाएगा और वो टकरा जाएगा, हो सकता है क्योंकि वो टक्कर लगेगी तो उससे उसकी मौत भी हो जाए। ये अब जो ये एक्चुअली क्वेश्चन बनाया कि वो बंदे का क्या होगा, तो उन्होंने सीधा वो ऑप्शन में मार ही दिया था उसको कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मैंने इसलिए बता दिया आपको भैया ही विल बी डाइड। तो क्या होगा, क्यों, क्योंकि वो तो लगातार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अभी भी ऊपर जाने की, एक बार टकरा भी जाएगा तो भी क्या होगा, वो तो स्टिल आ नीचे रहा है, लिफ्ट भी नीचे आ रही है, लेकिन लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही है और ब्लॉक बच्चों धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसलिए कुल मिलाकर क्या होगा, दैट पर्सन विल स्ट्राइक द, उसका जो हेड है बच्चों वो लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। और तो इस केस में क्या होगा, मेरे ख्याल से आपको नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब भी समझ में आ चुका होगा बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, मतलब दोनों केवल दिखने के कांटेक्ट में है, आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। और अगर नॉर्मल रिएक्शन बच्चों पॉजिटिव है मतलब बाकायदा कांटेक्ट में, और अगर नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव है फिर तो इसका मतलब ये है भैया, नॉर्मल रिएक्शन अगर नेगेटिव है तो मतलब वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो ये कुछ केस है बच्चों। एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं मैं आपको, देखिए एक 50 kg का ब्लॉक किसी वेइंग मशीन पर किसी लिफ्ट में रखा है। एक 50 kg का ब्लॉक है बच्चों जो किसी वेइंग मशीन में किसी लिफ्ट पर रखा है, एंड दैट लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, दैट लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। गौर कीजिएगा बच्चों, 50 kg का ब्लॉक है, वेइंग मशीन पे रखा है, लिफ्ट में रखा है, और इस केस में बच्चों वो लिफ्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रही है। आपको बच्चों उसकी वेट बताना है, आभासी भार, उसका अपैरेंट वेट बताना है। तो क्या होगा बच्चों, इस केस में जो अपैरेंट वेट आएगा वो कितना आएगा, m इंटू जी माइनस ए। भाई जब नीचे आती है तो आप जानते हैं m इंटू जी माइनस ए, और m की वैल्यू कितनी बच्चों 50, g की वैल्यू बच्चों 10, और a की वैल्यू कितनी बच्चों, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। सॉल्व कर लेंगे, यू विल फाइंड इट इज 400 न्यूटन। वेरी सिंपल, 50, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू इतनी 400 आ जाएगा। कर भी लिया होगा, और अगर कर लिया बच्चों तो मुझे बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि ये गलत किया है। मैं जानता हूं बहुत से लोगों ने सही भी करा, पर बच्चों मैं ये भी जानता हूं कि बहुत से लोगों ने गलत किया, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए ये आपको एक्सीलरेशन नहीं दे रखा, आपको वेलोसिटी दे रखी है। ये वेलोसिटी दे रखी है, यूनिट पे जरा गौर कीजिए। हालांकि क्वेश्चन बोलते समय मैंने एक बार बोला था गलती से एक्सीलरेशन, पर बाद में मैंने उसको मॉडिफाई करके बोल दिया था उसकी स्पीड इतनी है। अब बच्चों अगर ये स्पीड है तो हमसे बोला है कि स्पीड चेंज हो रही है, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन। भाई एक्सेलरेशन तब आता है जब स्पीड में उसके मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में चेंज हो, लेकिन उसमें कोई चेंज आया क्या, हैज़ इंफॉर्मेशन लाइक दैट गिवन टू अस, नहीं। तो इसलिए जो वेट आएगा बच्चों वो तो ये होगा, और ये, और ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। ए की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, बिकॉज इट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड, एंड इफ इट स्पीड इज कांस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन इज 0, एंड इफ एक्सेलरेशन इज 0 द रीडिंग वुड बी सेम एज इट इज एक्चुअली 500 न्यूटन, and if you want to calculate its mass then it would be m into g would be equals to 500. Solving this will give me the mass which is equals to 50 kg. So this would be the mass एंड दैट वुड बी द वेट। तो ये बड़ी सिंपल सी बात थी बच्चों। तो हमने देखा कभी कोई लिफ्ट में किसी बॉडी को रख दिया जाए तो वेट ऊपर जाने पर उसका बड़ा हुआ दिखाई देगा और नीचे जाने पर बच्चों कम होता हुआ दिखाई देगा, और अगर वो नीचे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से या फ्रीली फॉलिंग है तो वेट 0, और अगर बच्चों उसका एक्सेलरेशन जी से भी ज़्यादा है तो उसका वेट नेगेटिव। ये कुछ बात है। आगे हम लोग बच्चों इसी पर बेस्ड एक छोटी सी बातें हैं बच्चों में बताता हूँ। चलिए यहाँ पर हमने एक काम करा, हम कुछ इस तरह से बच्चों यहाँ पर कोई ब्लॉक बांध देते हैं। मान लीजिए हमारे पास में हमने किसी सरफेस से कुछ ब्लॉक बांध रखा है और पूरे सिस्टम को हम ए एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जा रहे हैं। वी आर टेकिंग दिस इंटायर सिस्टम अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। आपको बच्चों इस धागे में टेंशन बताने का है। यू नीड टू कैलकुलेट दिस टेंशन।
किसी जगह से कुछ मास आपने सस्पेंड लटका रखा था और वो पूरे सिस्टम को आप ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले गए, तो सिस्टम तो आपको टेंशन बताना है, करिए। और जब करेंगे बच्चों तो क्या पाएंगे, mg नीचे लगेगा और t कहाँ लगेगा, ऊपर। भाई ये देखिए, ये t ऊपर है, mg नीचे है mg कहाँ पर, नीचे, t कहाँ पर, ऊपर। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, व्हेन आई सी फ्रॉम द ग्राउंड आई विल फाइंड दैट दिस एंटायर सिस्टम इज टेकन अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन a एंड दिस एंटायर सिस्टम इज टेकन अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। तो बच्चों ये बॉडी भी ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी बच्चों तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा, नीचे का फोर्स कम, तो t माइनस एम जी बराबर एम ए। सॉल्व करेंगे बच्चों, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी प्लस एम ए। ये आपके पास में t आ गया बच्चों, विच इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। सो दिस वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ टेंशन बच्चों। ये आपके पास में टेंशन आ जाएगा, सिंपल है। t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो क्यों, क्योंकि ऊपर जा रही है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा और नीचे वाला फोर्स कम। और यही क्वेश्चन बच्चों मैं अगर ऐसा कर दूं कि साहब ये लीजिए धागा बंधा हुआ है, m मास है और ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स कम होगा, इसलिए कुछ ऐसा t बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, t वुड बी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। सॉल्विंग दिस विल गिव अस बच्चों m इंटू जी माइनस ए। ये कुछ हो गया बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी पर बेस बताता हूँ बच्चों, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये लीजिए हमारे पास में बच्चों ये एक वेइंग स्प्रिंग वेइंग सिस्टम है। वेइंग सिस्टम बच्चों कई तरह के होते हैं, एक वो तराजू वाला होता है, ऐसे ऐसे उसकी दो पांच होती हैं बच्चों, आपको पता होगा। एक वेइंग मशीन जिस पर हम खड़े हो जाते हैं, एक स्प्रिंग वाला होता है। तो ये स्प्रिंग वेइंग सिस्टम बच्चों, और इसमें कोई पिंजरा है, इसमें कोई पिंजरा है बच्चों, केज बंद है, पूरी तरह से पैक्ड है, पूरी तरह से पैक्ड है बच्चों। अब मैंने क्या करा बच्चों, इसमें पैक्ड है और इसमें कोई चिड़िया बैठी हुई है, चारों तरफ से बंद है ये, इसमें कोई चिड़िया बैठी हुई है बच्चों, इसकी तली पे बैठी हुई है। अब मैंने क्या करा बच्चों, मैंने नहीं करा, चिड़िया ने करा कि चिड़िया यहाँ से उड़ गई इसी के अंदर, ऑब्वियसली क्योंकि पैक्ड है पूरी तरह से, चिड़िया इसी के अंदर उड़ गई बच्चों। तो आपसे पूछा है कि ये जो स्प्रिंग वेइंग सिस्टम है इसकी रीडिंग में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये एक स्प्रिंग वेइंग सिस्टम है, स्प्रिंग वेइंग सिस्टम, ये जो धागा आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं दैट इज अ स्प्रिंग वेइंग सिस्टम। मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, चलिए कि यहाँ से एक स्प्रिंग लगा दी बच्चों जो वेट को कैलकुलेट कर रही है, उससे मैंने एक पिंजरा ले लिया, बंद पिंजरा है भैया, उसमें किसी चिड़िया को बिठा दिया और चिड़िया अचानक इसके अंदर उड़ी, तो भैया रीडिंग में क्या चेंज आएगा, मतलब रीडिंग बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगी। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप लोग खुद सोच सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश कीजिए और यही करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये नहीं कि चलिए कौन देख रहा है हमको, चलते जाने देते हैं। लेकिन बच्चों दिमाग लड़ाने की आदत डालिए। क्लास में क्या होता है, यही सब चीज़ें होती हैं, वही सब चीज़ें आप बैठ के करें, वीडियो देखते देखते आपका सारा काम हो जाएगा और उससे बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं और जब चाहें तब वापस से रिवाइज मार सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों जब आप इसको देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि देखिए अभी जो रीडिंग आ रही है वो इस चिड़िया की और इस पिंजरे की सबकी मिलाकर आ रही है। दैट रीडिंग इज काउंटिंग दिस एयर, दैट केज एंड दिस बर्ड, सबको मिलाकर है रीडिंग। अब ये चिड़िया जो है बच्चों ये इसमें उड़ गई, ये आ गई, यहाँ आ गई, एयर में आ गई, तो रीडिंग में क्या चेंज आएगा। अब रीडिंग, कुछ लोग बोलेंगे सर रीडिंग कम हो जाएगी, कुछ लोग बोलेंगे रीडिंग बढ़ जाएगी। अरे भैया यहाँ पर सुनिए, जब चिड़िया इसके कांटेक्ट में थी तो इस चिड़िया का मास ऐसा लग रहा था और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा था, पर ये इन दोनों के बीच में लग रहा था। भाई जैसे ही मैंने किसी बॉडी को किसी सरफेस पे रखा, नॉर्मल रिएक्शन तो लगना बनता है ना बाबा। तो आपने इस केस में तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगना ही लगना है, उसमें कौन सी बात है। लेकिन ये भाई इसका वेट जो आएगा इस चिड़िया का वो आएगा mg, यह नॉर्मल रिएक्शन आएगा n, लेकिन इसका इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जब वेट लिखेंगे बच्चों तो उसमें ये सब आएगा, ये भी आएगा पिंजरा और ये भी आएगा और एयर भी आएगी। और सेकंड केस में भी क्या होगा बच्चों, पहले केस में तो देखिए ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था और ये भी था, ये भी था, ये भी था, तीनों का टोटल कुल मिलाकर वेट वो स्प्रिंग कैलकुलेट करेगा। अब बच्चों जब ये चिड़िया यहाँ पर आ गई तो भी तो वो इसका और इसका तीनों का मिलाकर काउंट करेगा, तो कुल मिलाकर कोई चेंज आने का बनता ही नहीं है। भाई पहले भी वो जो टोटल वेट काउंट कर रहा था वो इस चिड़िया का कर रहा था, इस पिंजरे का कर रहा था और बीच की एयर का कर रहा था, क्योंकि ये सभी उससे लटके हुए थे।
एयर बहुत ज़्यादा नहीं होगी पर फिर भी जितनी भी होगी वो एयर भी उसी से सस्पेंडेड है, तो वो भी इसके ऊपर, क्योंकि स्प्रिंग पर जितना फोर्स लगेगा स्प्रिंग उतनी रीडिंग बताएगी, सीधी बात है। तो अब जो है ये सारा वेट काउंट हो रहा था और अब भी सारा का सारा वेट उसी के अंदर है। तो टोटल का टोटल जो बच्चों पूरा का पूरा जो वेट है वो पूरा का पूरा वेट काउंट होगा। हम बोले कि सर ये चिड़िया इस पे थी तो ये वजन ज़्यादा पड़ रहा था, अरे चिड़िया इस पर थी तो वो वजन पिंजरे पे पड़ रहा था। आपको पिंजरे से मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे बच्चों, इस स्प्रिंग से मतलब है। यू नीड टू हैव द फोर्स एक्टिंग ओवर दिस स्प्रिंग, नॉट टू दिस केज। तो बच्चों पहले केस में जितनी रीडिंग थी और दूसरे केस में जितनी रीडिंग थी वो दोनों रीडिंग सेम हो जाएंगी। फिर इसमें कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकते हैं आपको साहब की जो चिड़िया उड़ी वो इतने एक्सेलरेशन से ऊपर उड़ी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं बच्चों। आप सर्टेनली मान के चलिए कि इस केस में क्या होगा, टोटल वेट काउंट होगा इसका, इसका और इसका, और अभी भी ऐसा ही, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। फिर भले वो चिड़िया का एक्सेलरेशन जो मर्जी आपको दे रखा हो। अच्छा यहाँ जो मैंने केज लिए बच्चों, इतना ध्यान रखना है कि ये जो केज है बच्चों वो क्लोज्ड है। मैंने बोला बंद केज है, लेकिन अगर वो क्लोज्ड केज नहीं हो, जैसा कि अमूमन नहीं होता, चिड़िया को हम बंद पिंजरे में नहीं रखेंगे, हम जनरली उसको वायर केज में रखते होते हैं। वायर केज मतलब वो तारों से बना हुआ जो पिंजरा होता है बच्चों, उसमें अगर तारों से बने हुए पिंजरे में हम रखें तो उस केस में क्या होगा बच्चों, फिर हम लोग मैथमेटिकली इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस केस में रीडिंग सपोज कीजिए W1 है और इस केस में रीडिंग W2 है, तो हम पाएंगे कि हाँ अब W1 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो W2 से ज़्यादा होगी। मैथमेटिकली इसको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, आप भी प्रूव कर सकते हैं, और करिए, मैं तो बोलूँगा बेहतर होगा बच्चों कि अगर वो वायर केज है, ओपन केज है मतलब जिसको हम बोले दूसरी भाषा में, तो बच्चों अगर चिड़िया उसी के कांटेक्ट में है तो वेट ज़्यादा रहेगा, और जब चिड़िया उड़ जाएगी, भले उसी के अंदर है लेकिन चिड़िया जब उड़ जाएगी बच्चों तो वेट कम हो जाएगा।